हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स प्लस पे। आज हम बात करेंगे प्रायिकता से संबंधित विविध उदाहरणों की और विविध प्रश्नावली की। तो शुरुआत करते हैं। हम पहले उदाहरण को लेते हैं विविध के अंतर्गत। एग्जाम्पल है 37। क्या है? कहता है ए और बी एकांतरता एक पासे के जोड़े को उछालते हैं। यदि बी के 7 फेंकने से पहले ए 6 फेंकता है तब ए जीतता है। यदि ए के 6 फेंकने से पहले बी 7 फेंकता है तो बी जीतता है। यदि ए खेलना प्रारंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या कहा गया उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले कहा गया कि पासे का एक जोड़ा फेंका जा रहा है। ठीक है, फेंकना शुरुआत कर रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं जो पासे के जोड़े को उछालते हैं। पासे के जोड़े पर यदि 6 आता है तो ए जीतता है, और पासे के जोड़े पर यदि 7 आता है तो बी जीतता है। पासे के जोड़े पर 6 आना मतलब अंकों का योग 6 होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंकों का योग 6 आने के तरीकों की बात करते हैं। पासों के एक जोड़े को फेंकने पर अंकों के योग 6 आने के तरीकों की हम बात करें तो ये कितने मिलेंगे? 1 5, 2 4, 3 3 या 4 2 या 5 1। ये हमारे पास कुल मिला के 5 परिणाम हैं जिनके अंतर्गत अंकों का योग 6 आ सकता है। इसलिए ए के जीतने की प्रायिकता ए कब जीता है? जब अंकों का योग 6 आता है तो ए जीत जाता है। तो मैं इसे ए डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बी। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5/36। 5 अनुकूल परिणाम है। पासे के जोड़ों के फेंकने पर 36 कुल संभव परिणाम हमें मिलते हैं। ये तो ए के जीतने की प्रायिकता। ए के हारने की प्रायिकता, जिसे हम ए लॉस के द्वारा भी लिख सकते हैं। ए हार गया, कितना होगा? इसी की पूरा घटना है तो 1 - 5/36 यानी 31/36। ऐसे ही इसी प्रकार अंकों का योग 7 होने के तरीके कितने हो सकते हैं? 6। देखो कौन कौन से होंगे? 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। कुल 6 संभावित परिणाम है जिनमें अंकों का योग 7 हो सकता है। और अंकों का योग 7 होगा तो कौन जीतेगा? बी जीतेगा। तो बी के जीतने की प्रायिकता कितनी आएगी? मैं इसे बी डब्ल्यू के द्वारा लिख रहा हूं। बी मीन्स बी जीतता है। प्रायिकता 6/36 काटेंगे 6 से 1/6 आ जाएगा। तो बी के हारने की प्रायिकता जिसे मैं बी लॉस के द्वारा लिख रहा हूं 1 - 1/6 हो जाएगी। इसी की पूरा घटना है, वहां जीत रहा है तो यहाँ हार रहा है, यानी कि यहाँ नहीं जीत रहा है। तो ये 5/6। तो कुछ हमारे पास प्रायिकताएं मिल गई हारने और जीतने की। सिक्का पासा उछाल रहे हैं जोड़ा, उसके बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी बात की हमने यहाँ पे। तो पूरा खेल जीतने की प्रायिकता की बात हो रही है यहाँ कि एक खेल जीत जाता है। अब खेल क्या है? ए पासे के जोड़े को फेंकना शुरू करता है, ए हारता है तो फिर बी फेंकता है। यदि बी जीत जाता है तो खेल वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें किसे जिताना है भाई? ए को जिताना है। इसका मतलब पहली बार में ए फेंकेगा। ठीक है, हो सकता है ए जीत जाए। जब ए जीत जाए तो खेल वहीं समाप्त, या खेल समाप्त नहीं होगा तो या दूसरे ऑप्शन की बात करें ए हार जाता है फर्स्ट टाइम में तो फिर बी दोबारा खेलेगा, यानी बी फेंकेगा पासा। अब बी फेंकेगा तो बी हारेगा, तभी तो ए के पास बाजी आएगी, ए जीतेगा। तो बी के तो हारने की ही बात करनी है, बी को जिताना ही नहीं है।
क्योंकि हमें किसे जिताना है, ए को। तो कैसे कैसे संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं ए के जीतने के लिए, तो ए के जीतने के संभावित तरीकों की बात करते हैं हम। ए के खेल जीत जाने के, खेल जीतने की स्थितियां, यानी हो सकता है पहली बार में शुरुआत ए कर रहा है तो शुरुआत में ए ने पासे का जोड़ा उछाला और ए जीत गया, यानी खेल समाप्त हो जाएगा या, ठीक है। या के लिए आप चाहें तो यूनियन यूज ले सकते हैं, और या के लिए आगे बात करते हैं। हो सकता है ए हार जाए तो ए के जीतने से पहले ए कब जीत सकता है, जब आगे अब बी फेंके और बी भी क्या करे, हार जाए, फिर वापस बारी आएगी ए की और एक पासे के जोड़े को उछालेगा, हो सकता है वो जीत जाए। या ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो पहली बार में ए हारेगा, फिर पहली बार में बी भी हार जाएगा। फिर इस वाली कंडीशन में ए जीतता नहीं है, इसका मतलब हार जाता है, तो फिर क्या करेगा, बी पासे के जोड़े को फेंकेगा तो बी भी हार जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि बी को तो हराना नहीं है, हमें किसे जिताना है, ए को। तो बी हारेगा, फिर नंबर आएगा ए का, ए फेंकेगा पासे के जोड़े को, हो सकता है ए जीत जाए। ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे इसी प्रकार से जब तक कि ए नहीं जीत जाता है। एक बार ए फेंकेगा, फिर एक बार बी फेंकेगा, बी हमेशा हारेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ए के जीतने की, तो बी जीतना ही चाहिए, तो बी हमेशा हारेगा, इसलिए बी लॉस को हमने सब जगह काम में लिया है। ये पासा फेंकना अपने आप में स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पासे पर योग 6 आना या 7 आना, ये सभी स्वतंत्र घटनाएं हो गई हैं। तो ए एल ए डब्ल्यू ए, ये सभी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम इसके लिए प्रायिकता निकालें, तो ए के खेल जीतने की प्रायिकता, खेल जीतने की प्रायिकता, इसी की प्रायिकता यूज लेंगे हम, तो पी ए डब्ल्यू, यूनियन की जगह प्लस पी ए एल बी एल ए डब्ल्यू, फिर यूनियन है तो प्लस ए एल बी एल ए एल बी एल ए डब्ल्यू, और ये चलता रहेगा आगे अनंत तक। कैसा भी हो सकता है एंड इन आए और दोनों हारते ही रहें और एक कभी जीत ना पाए, तो ऐसा हो सकता है संभावित परिस्थितियों में आगे तक ही चलता रहेगा। इन सबकी प्रायिकताओं को लिखें, सभी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सभी की अलग अलग प्रायिकताएं हो जाएंगी। तो आप इसे यूं भी कह सकते हो, पी ए डब्ल्यू, पी ए लॉस, पी बी लॉस और पी ए डब्ल्यू। नेक्स्ट के लिए पी ए लॉस, बी लॉस, ए लॉस, बी लॉस और ए बी, ये चलते रहेंगे आगे इसी प्रकार से। अब इन सभी में देखें हम तो पी ए एल पी बी एल, ये आपके पास सभी जगह पर है, ए एल बी एल ए एल बी एल, चलते ही जा रहा है, सही है। तो ध्यान से देखिए, पी ए डब्ल्यू, पी ए एल पी बी एल, पी ए डब्ल्यू, यहां पी ए एल और पी बी एल का होल स्क्वायर दोनों है, इसलिए स्क्वायर हो गया। अगर अगर क्यूब होगा उसके लिए भी घात 4 हो जाएगी। ये चलते रहेंगे इसी क्रम में आगे। इन सभी पे फोकस कीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। यदि इस वैल्यूज को आर लिया जाए और इस पूरे को ए, तो ए ये ए और ये आर, तो क्या बन जाएगा पूरा पद ए आर। इस पूरे की बात करें तो ये आर और ये ए, तो क्या बनेगा ए आर स्क्वायर। तो सारा क्या हो गया, हमारे पास एक जीपी बन गई। क्या बन गई, जीपी। तो ये एक अनंत पदों की जीपी है जिसका सार अनुपात पी ए एल पी बी एल है। तो हम इसे शॉर्ट रूप में लिखेंगे। ऊपर से थोड़ा मिटा, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखें, हमें प्रायिकताएं काम में लेनी है, तो थोड़ा सा साइड में हम इसे डिनोट कर देते हैं। ए डब्ल्यू के लिए 5/36, ए एल के लिए 31/36 और पी बी एल के लिए 5/6।
तो कुछ मान थे जो हमारे काम आने वाले हैं। तो ये सारा मान है वो इस प्रकार का है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जहां प्रथम पद ए की जगह पर तो P AW है और सार्वपात R की जगह पर P AL P BL है। और अनंत GP के लिए सभी अनंत पदों का योग A/1 - R होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए अंतर्गत A और R के मान रखते हैं। तो A के खेल जीतने की प्रायिकता है, A के खेल जीतने की प्रायिकता क्या होगी? A की जगह पर PAW, 1 - R की जगह पर PAL PBL मान रखेंगे। AW की जगह पर मान था हमारे पास 5/36, नीचे 1 माइनस PAL की जगह पर 31/36 गुणा PBL की जगह पर 5/6। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 216, 5/36 216 माइनस 155/216 या 5/36 गुणा, इसे सरल करेंगे 216 में से 155 हम माइनस कर देंगे, कितना शेष बचेगा? वो शेष हम नीचे लिखेंगे, उल्टा गुणा कर रहा हूं यहाँ पे। 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 1 में से 5 जाएगा, इसलिए 11 में से 5 गए 6, तो ये हमारे पास संख्या बच गई 61। और नीचे की संख्या 216 है वो अंश में आ जाएगी, हम इसका उल्टा यहाँ गुणा कर रहे हैं। 36 से काटेंगे यहाँ 6 आ जाएंगे, तो 30/5 को गुणा किया 30/61। ये हमारे पास ए के जीतने की प्रायिकता है। यदि प्रश्न में बी के जीतने की प्रायिकता पूछ ली जाए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पर्पज से भी, या तो ए के खेल जीतने की प्रायिकता पूछी गई है, यदि बी के खेल जीतने की प्रायिकता पूछी जाए कि बी खेल जीत जाता है तो ए हारेगा, ए नहीं की प्रायिकता ही बी के जीतने की प्रायिकता होगी। ए के हारने की प्रायिकता 1 - 30/31, वो बी के जीतने की आएगी 31/61। तो ऐसी स्थिति हो आपके पास तो पूछा जाए तो आप उसे क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 38 को देखिए, क्या कह रहा है? यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो तो सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या प्रायिकता है? एक सारणी की बात की गई है जिसमें 2 ही अवयव हैं, 2 क्रम के सारणी में। 2 क्रम का मतलब है जिसके अंतर्गत 4 अवयव होंगे और चारों अवयव हैं वो 0 और 1 के द्वारा बने हुए हैं। तो ऐसी सारणी जिसमें आने वाले अवयव 0 या 1 हो, इस प्रकार की कितनी सारणी हमारे पास यहाँ बन सकती है? तो देखिए सारणी हमारे पास कुछ इस प्रकार की होगी, A11, A12, A21 या A22 के फॉर्म की होगी। ठीक है, इस सारणी का मान धनात्मक आना चाहिए, धनात्मक यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो ये दोनों वैल्यूज हैं वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, इन दोनों का मान है, क्योंकि हमारे पास संख्या 0 रही है तो ये दोनों अशून्य होनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये 0 आ जाएंगे तो हो सकता है यहाँ से वैल्यूज आपको नेगेटिव मिले। सारणी के लिए हम बात कर लेते हैं 2 क्रम की, किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो जान जाए कि सारणी होती क्या है। इस प्रकार की सारणी का मान A11, A12, A21 और A22 2 क्रम की सारणी का मान है वो कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये धनात्मक गुणन होता है A11, A22 और ये आपके पास ऋणात्मक गुणन होता है -A21, A12। यही सारणी का मान कहलाता है। ये क्या है? इस सारणी के रूप में मान है, यानी इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसा भी कह सकते हैं, छोटा सा। ये वैल्यूज है, ये आपके पास धनात्मक आनी चाहिए। इसका मतलब है ये संख्याएं ऐसे होनी चाहिए तभी ऐसा होगा। पहली बात इसमें बनेंगे कुल कितने? ये सभी अवयव हैं और 0 या 1 से बने हुए हैं। ठीक है, तो 0 और 1 रिपीट हो सकते हैं बार-बार, तभी तो बनेंगे। तो यदि ऐसी स्थितियां हैं कि 4 स्थानों पे 0 और 1 को रखने का तरीका जब प्रतिस्थापन संभव है, बार-बार हम उन्हें बदल सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो हम पीछे बढ़ के आए थे, ऐसा कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ऐसे कितने सारणी बनेंगे हम सभी की बात करें तो
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एनपीआर, क्रम महत्वपूर्ण है यहाँ पे आगे पीछे रखने का जीरो रेट में। तो एनपीआर हमने पढ़ा जब अंकों की पुनरावृत्ति होती हो तो उस वाली कंडीशन में हमारे पास जो मान है वो एनपीआर आर हो जाती है। ठीक, एन वस्तुओं की कुल संख्या, यहाँ पर वस्तु क्या है 0 और 1, दो ही एलिमेंट्स है आपके पास 0 और 1 जिनके साथ ऐसे सारणी बनाई जा रही है। तो एन की वैल्यूज 2 है यहाँ पे। आर कितने स्थानों पे रखना है, 0 और 1 का कितने बार चयन करना है, 4 बार। तो आर का मान 4, तो रखेंगे 2 की घात 4 कितने 16। तो यहाँ कुल मिला के 16 सारणी बनेगी। ठीक है, यानी एनएस ये कह सकता हूं 0 के अवयवों की सहायता से दो क्रम की सारणिकों की कुल संख्या कितनी हो गई है 16। हमें चाहिए इनमें से केवल वो जो कि धनात्मक मान देते हो। धनात्मक मान आपको यहीं से मिलेगा, विशेष ध्यान रखना है A11 और A22 ये वैल्यूज आपके पास शून्य होनी चाहिए ताकि इनका गुणा आपके पास एक या है। यहाँ एक होना जरूरी है, यहाँ भी एक होना जरूरी है, क्योंकि संख्या है तो 0 और 1 ही काम में रहनी है। यहाँ तो 0 और यहाँ 0 में से किसी एक जगह पर भी 0 आया तो मान 0 हो जाएगा और हमारे पास धनात्मक वैल्यूज नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ 2 की जगह पे तो 1 1 ही होगा। तो हम इसकी संभावित स्थितियां बनाएं, धनात्मक मान देने वाली सारणी। देखो पहली 1 1, यहाँ हो सकता है 0, यहाँ भी हो सकता है 0, आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी इसकी सहायता से। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 0, ये भी हो सकता है। तो ये 3 सारणी ऐसे हैं जिनमें हमारे पास धनात्मक मान आएंगे। इसके अलावा कोई और होंगे नहीं जिनमें मान धनात्मक मिले, वहां आपको 0 या 0 से छोटा यानी नेगेटिव वैल्यूज मिल सकती हैं। तो धनात्मक मान देने वाली सारणिकों की संख्या कितनी हुई 3। इसलिए धनात्मक मान प्राप्त होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम यानी 3 और कुल संभव परिणाम यानी 16। तो प्रायिकता 3/16 होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल 39 है, द्विपद बंटन B 4 1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको बंटन मिला है द्विपद बंटन 4 1/3। हमने पढ़ा है द्विपद बंटन को हम NP के द्वारा लिखते हैं। तो ये तुलना की जाए n बराबर 4 और P सफलता की प्रायिकता यानी 1/3। तो हम क्यों भी ज्ञात कर सकते हैं, 1 माइनस P होता है मान 1 माइनस 1/3 2/3। तो ये असफलता की प्रायिकता भी हमें मिली। क्या पूछा गया, कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने के लिए हम इसका पहले प्रायिकता बंटन चाहेंगे। द्विपद बंटन से प्रायिकता बंटन को ज्ञात करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यूज 4 तक है, तो हमें अधिकतम 4 सफलताएं मिल सकती हैं। तो सफलताओं की संख्या x 0 1 2 3 4 ये हो सकती है। इन सभी के लिए हमें प्रायिकताएं निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले P x = 0 की हम बात करें, x = 0 की हम बात करें तो इसके लिए हम बर्नौली प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि द्विपद बंटन बर्नौली प्रमेय के लिए ही लिखा जाता है। तो यहाँ बर्नौली प्रमेय काम में लेंगे। सूत्र होता है हमारे पास बर्नौली प्रमेय का NCR P की पावर R Q की पावर n-r। हम इसमें मान रखेंगे तो जो सारे हैं हमारे पास n की जगह पर 4, C R की जगह पर 0 और P का मान 1/3 और Q की जगह पर 2/3 और R कितनी हो जाएगी 4 माइनस 0। सॉल्व करेंगे, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ से मान आएगा केवल 2 की घात 4 यानी 16, 3 की घात 4 यानी 81। तो ये प्रायिकता आ गई 16/81। Px = 1 1 के लिए R की जगह 1 रख देंगे, बाकी वैल्यूज रहेंगी 0 0 0 आ रहा है वहां 1 1 1 कर देंगे। 4C1 1/3 की घात 1 2/3 की घात 4 में से घटाएंगे 3, तो 4C1 का मान 4 ही होता है 1/3 और यहाँ आपके पास 2 की घात 3 8 और नीचे 27, ऊपर हो गए 8 चौक 32 और नीचे 81। Px = 2 की हम बात करें, x बराबर 2 के लिए तो हो जाएगा 4C2, यहाँ r की जगह 2 1/3 r की जगह पे 2, Q का मान 2/3 r की जगह 2 रखेंगे 4 माइनस 2 कितने होंगे 2। सॉल्व करेंगे 4C2 को 4 × 3 2 × 1
ये मान होता है 2 है, 2 अंकों का प्रसार हो दिया, यहाँ भी नीचे भी 2 का प्रसार लिख दिया है। तो ये 1/9 और यहाँ आपके पास 4/9। थोड़ा सा ये कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे मान आ जाएगा 2, गुणा कर लेंगे इनको, 8 8 या 24, 24/81। काट नहीं रहा हूं मैं इस 3 से, क्योंकि सभी से 81 आ रहे हैं, तो 81 को काम में लेने वाले हैं ऐसे। आप चाहो तो काट सकते हो, आगे कैलकुलेशन में फिर से आपको दोबारा गुणा करना पड़ जाएगा। pH = 3 की बात करते हैं हम, ठीक है, रखेंगे 4C3 1/3 की घात 3 2/3 की घात 4 - 3 यानी 1। 4C3 का मान 4C1 के ही बराबर होता है। हमने बार बार कह रहे हैं NCR = NC n - R होता है। हम इसे कब काम में लेते हैं? जब हमारे पास R की वैल्यू है वो n के आधे से अधिक हो। n का आधा 4 का आधा 2 ही होता है, तो 2 से बड़ी संख्या है, हम इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 4C1 और 1/27 और 2/3। 4C1 की वैल्यू 4 ही होती है, 4 दूनी 8/81 और अंतिम px = 4। चारों सफलताएं 4C4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 0। ये मान 1 हो गया। 4C4 भी 1 होता है, तो इसे सरल करेंगे तो ये जाएगा 1/81। तो ये हमारे पास सारी प्रायिकताएं आ गई हैं। इसलिए माध्य सिग्मा xi pi से फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसे मान रखेंगे। xi यानी पहला यादृच्छिक चर गुणा उसके संगत प्रायिकता 16/81 प्लस पहला यादृच्छिक चर 1 उसकी संगत प्रायिकता 32/81, फिर प्लस यादृच्छिक चर 2 और 2 की संगत प्रायिकता 24/81, यादृच्छिक चर 3 संगत प्रायिकता 8/81 और यादृच्छिक चर 4 और संगत प्रायिकता 1/81। सभी को नीचे सरल, ये 0 हो गया, यहां 32/81 प्लस इसे करेंगे 24 दूनी 48, इसे करेंगे 8 या 24 और अंतिम 4/81। इन सबको जोड़ेंगे, यानी सबके लिए लघुत्तम तो 81 हो गया। ऊपर की संख्याएं हमारे पास जुड़ जाएंगी, सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर वैल्यूज आते हैं कितनी? 32 48 80 80 और 24 104 और 4 108। तो ये 108/81 थोड़ा सा काटा जा सकता है इसको, तो हम इसे काट देते हैं। किससे कटेगा? 27 से काटिए, 27 के 81 और 27 चौक 108। तो ये आपके पास माध्य आ गया। तो ये हमारे पास कुछ विविध उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं विविध प्रश्नावली 16 की। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, कहता है 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। पहला तो उसने कुछ पूछा है आगे, तब कहलाते हैं। ऑप्शंस मिले, पहला पी ए इक्वल टू बी। हम ऑप्शंस में नहीं जा रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो क्या होता है? पी ए और पी बी होता है। ठीक है, सेकंड बात देखो करते हैं हम। नेक्स्ट, यदि ए और बी स्वतंत्र हैं तो उनकी पूरक घटनाएं भी कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। आप इस वैल्यूज को यूं भी कह सकते हो, पी ए नहीं बी नहीं एक साथ। तो ये घटनाएं भी कैसी होंगी? पी ए बार और पी बी बार। नहीं वाली है पूरक घटनाएं, देखना चाहें तो वैल्यूज होती है 1 - का पी ए और ए होगी 1 - का पी बी। किसके लिए है ये? ए नहीं और बी नहीं है। तो ये 2 संभव परिस्थितियां हैं, आप इन्हें देख लीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ये एक ऑप्शन ए के रूप में आ रहा है, जिसे आप ए बार बी बार भी कह सकते हैं। तो 1 - पी ए 1 - पी बी है, ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए पर्याप्त शर्त है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है पासे के जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, पासे के ऊपर मात्र एक अभाज्य सम अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, और इसका जोड़ा उछाला गया है तो केवल एक ही परिणाम दूसरा होगा, इसमें दोनों के ऊपर समअभाज्य संख्या है।
तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल संभव परिणाम पासे को जोड़े को छाने पर 36 परिणाम मिलते हैं, तो कुल संभव परिणाम 36 हो गए और अनुकूल परिणाम 1। तो दोनों पासों पर समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम 36, तो प्रायिकता 1/36। आप चाहें इसे स्वतंत्र घटनाओं की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। एक पासे पर समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/6, दोनों पासों में समअभाज्य संख्या आने की, पहले पे और दूसरे पे, तो दोनों स्वतंत्र घटनाओं की सहायता से 1/6 गुणा 1/6 1/36 उस रूप में भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट को देखते हैं हम। तीसरा कहता है यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट है बी का तथा पी बी नॉट इक्वल टू 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कहा गया ए सबसेट है बी का, इसके अतिरिक्त पी बी नॉट इक्वल टू 0, पी बी 0 नहीं है, इसका मतलब एक अशून्य प्रायिकता वाली घटना है। तो ए सबसेट बी है, ये भी कुछ कहता है ए इंटरसेक्शन बी कितना मिलेगा? ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? पी ए। ठीक है, अब यहां पर सभी जगह बात हुई है ए बाई बी की, किस घटना की? जितने क्वेश्चंस मिले हैं सभी में पी ए बाई बी से रिलेशन पूछा गया है। मैं पी ए बाई बी की बात करूं तो इसमें होता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी बटे में पी बी, ये हमारे पास सूत्र होता है। मैं पी बी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, पी ए बाई बी इंटू पी बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी ए। ठीक है, अब चूंकि एक चीज वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पी बी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आपके पास पी बी है वो क्या होगा? चलिए, पी बी है वो 1 के बराबर है, उससे छोटा होगा, यही सब होगी। मैं इसको उल्टा व्युत्क्रम लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? पक्ष बदल रहा हूं मैं, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी, ये हमारे पास है। तो मैं यहाँ पी बी को रिप्लेस कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, तो इस जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से हम इसे रिप्लेस करेंगे, तो पी ए बाई बी, इसकी जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखे हम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रहेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। ऐसा क्वेश्चन है तो वही आपके पास आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम, चौथे को। 52 ताश के पत्तों एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते यदृच्छा निकाले गए हैं। माना यादृच्छिक चर x इक्कों की संख्या को निरूपित करता है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, बड़ा क्वेश्चन 6 का, लेकिन हम इसे पीछे हल कर चुके हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 16.4 के अंतर्गत 12वां प्रश्न था, जहां माध्य प्रश्न मानक प्रश्न सभी निकाले गए थे। तो आप इसे हल करके स्वयं देखेंगे, क्योंकि प्रश्न पहले हल किया जा चुका है। ठीक है, पांचवें को देखते हैं हम। पांचवें में कहता है कि यादृच्छिक चर x मान 0, 1, 2, 3 ग्रहण करता है। चर x का मध्य 1.3 है। यदि px = 3 बराबर 2, px = 1 तथा px = 2 बराबर 0.3 हो, तो px = 0 का मान क्या कीजिए। चलिए बात करें इसकी हम। तो ये हमारे पास मान थे, हम इसी के अंतर्गत बात करें सभी के लिए। तो मैं हल करने के लिए मान लेता हूं कि माना px = 1 = x बराबर 1 की वैल्यू y है, तो px = 3 की कितनी हो जाएगी? 2y। इसके अलावा px = 0 को मैं x मान लूंगा, x = 1 को y माना गया है, x = 0 की प्रायिकता को x माना गया है, तो ये मान हमारे पास आया। हमें पता है कि इन सभी की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। हम इन सभी की प्रायिकताओं को 1 के बराबर रखें, तो जोड़ेंगे सभी को, क्योंकि p x = 0, x = 1, x = 2, x = 3, इन सभी का मान है ये x, ये y, और x = 2 के लिए मान है 0.3 है, x = 3 का 2y बराबर में 1। इन सभी को हम सरल करें, x + 3y, और हम इसको ले आएंगे इधर, तो ये 1 माइनस में 0.3 हो जाएगा। x + 3y बराबर में 0.7। ये एक समीकरण बन गई। अब हम सेकंड कंडीशन को काम में लेते हैं, इसको माध्य को ध्यान रखना है, यादृच्छिक चर है और इसके लिए प्रायिकता बंटन की सहायता से हमने ऐसा लिखा है कि सभी प्रायिकताओं का योग आपके पास 1 होगा। माध्य की बात करते हैं, चलिए माध्य देखें।
माध्य म्यू, सूत्र होता है यादृच्छिक चर का मान गुणा उसकी संगत प्रायिकता। x इक्वल टू 0, 0 के लिए हमारे पास x है, प्लस x इक्वल टू 1 और उसकी प्रायिकता कितनी है y, 2 की प्रायिकता 0.3, यादृच्छिक चर 3, संगत प्रायिकता 2y, और इन सभी का मान माध्य का दे रखा है 1.3। करते हैं मैंने सॉल्व। y प्लस 0.6 प्लस में 6y बराबर 1.3, टोटल 7y, इसको इधर ले आएंगे, 0.6 मान बच गया 0.7, तो y हमारे पास आएगा वो होगा 0.7/7 यानी 0.8, ये y का मान है। इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 3 गुणा 0.8 बराबर 0.7, 0.7 माइनस में 0.3, 0.4, ये हमारे पास x या कहीं तो x बराबर 0 की प्रायिकता हमने पूछी थी, हमसे पूछी गई कि x इक्वल टू 0, इसकी प्रायिकता हमने उसे क्या माना था x का मान 0.4 आ गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन दिखता है आप उसे भी टैप करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।